हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेली टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ आफ्टर फर्स्ट नाइट एपिसोड 1। अभिमन्यु, तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरी पत्नी है और तुम्हारी भाभी, एक 32 साल के लड़के ने गुस्से में कहा। उस लड़के के सामने खड़ा एक नौजवान अभिमन्यु हंसते हुए बोला, बड़े भाई, वो अब आपकी नहीं मेरी पत्नी है। वो लड़का कुछ कहता तभी अभिमन्यु के बगल में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसने अभिमन्यु के गाल पर किस करते हुए कहा, अगस्त्य, शायद तुम्हें ये पेपर याद नहीं है। कहते हुए उसने एक पेपर अगस्त्य की तरफ बढ़ा दिया। अगस्त्य ने जैसे ही पेपर हाथ में पकड़ा, पेपर उसके हाथ से छूट गया। वो डिवोर्स पेपर था। वो सकते में खड़ा बस उन दोनों को देखता रह गया। तभी अभिमन्यु ने उस लड़की की कमर में हाथ डालकर अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, सुन लिया न, और देख भी लिया ही है कि अमायारा मेरी पत्नी है। वो हल्का सा मुस्कुराया, तभी किसी ने अगस्त्य के सिर पर वार कर दिया। अगस्त्य जमीन पर जा गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में ताकत ही न बची हो। तभी उसके कानों में अभिमन्यु की आवाज आई, आग लगा दो इस घर को और जलाकर राख कर दो इस आदमी को। कहते हुए वो वहां से चला गया। अगस्त्य की आंखों को सामने अभिमन्यु और अमायरा के कदम उससे दूर जाते हुए धुंधले हो रहे थे। अगस्त्य अगस्त्य की आंखें तेजी से खुली। उसने सामने एक चेहरा आ गया। ये चेहरा और किसी का नहीं, उसके जिगरी यार तुषार का था। उसे अपने सामने देखते ही अगस्त्य ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वही तुषार की हैरानी से फैल गई। उसके हाथ अगस्त्य के पीठ पर ही रह गए। उसने देखा अगस्त्य उसे खुद से मजबूती से लगाए हुए रोए जा रहा है, तो उसने अगस्त्य को कंधे से पकड़कर अलग करते हुए कहा, क्या हुआ अगस्त्य? कहते हुए उसने अगस्त्य को कुर्सी पर बैठाया और टेबल पर रखी पानी की बोतल खोलकर उसे अगस्त्य के होठों पर लगा दिया। अगस्त्य की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो तुषार को ही देख रहा था। एक तुषार ही था जो उससे हर महीने जेल में मिलने आता था, लेकिन वो ही उससे बात नहीं करता था क्योंकि तुषार ने उसे शुरू से ही अमायरा से दूर रहने को कहा था। लेकिन उसे लगता कि तुषार उससे जलता है क्योंकि तुषार एक मध्यवर्गीय परिवार से था। लेकिन तुषार ने तब भी उसका है छोड़ा जब वो अपने डैड के कत्ल के इल्जाम में जेल जा रहा था। अगस्त्य ने पानी पीते हुए बोतल खाली कर दी तो तुषार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ यार, ऐसे क्यों रोने लगा जैसे तू मुझसे कई सालों बाद मिला है? अभी तक तो ठीक था। अगस्त्य तुषार की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तुम क्या बात कर रहे हो? अगस्त्य की बात सुनकर तुषार कुछ बोलता तभी किसी ने गेट नॉक करते हुए कहा, अगस्त्य बेटा, तैयार हो गए क्या? गेट के बाहर से आवाज सुनकर अगस्त्य के होठों से अपने आप निकल गया, डैड। तुषार ने गेट की तरफ बढ़ते हुए अगस्त्य से कहा, शांत हो जाओ, अंकल गेट पर है। फिर गेट खोलते हुए, जी अंकल, अगस्त्य तैयार है। गेट खुला और अगस्त्य के डैड जगदीश अंदर आकर बोले, मैं भी तो देखूं कैसा दिख रहा है हमारा राजकुमार। कहते हुए जैसे ही उनकी नजर अगस्त्य पर गई तो वो मुस्कुरा उठे और अगस्त्य के पास आकर बोले, बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। तभी उनकी नजर अगस्त्य के चेहरे पर गई तो उन्होंने कहा, तुम रो क्यों रहे हो अगस्त्य? अगस्त्य ने जगदीश के गले लगते हुए कहा, मैंने आपको बहुत याद किया डैड। जगदीश ने हैरान होकर कहा, अभी सुबह ही नाश्ते के समय मिले थे। कहते हुए उन्होंने तुषार को देखा तो तुषार ने अगस्त्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंकल, आपको पता है न अगस्त्य आपसे कितना प्यार करता है और आज इसकी शादी भी तो है, इसलिए भावुक हो रहा है। तुषार की बात सुनकर अगस्त्य ने हैरान होकर कहा, शादी? तुषार ने उसे दूसरी तरफ घुमाकर कहा, जी हाँ शादी महाराज, वो भी आपकी। कहते हुए उसने अगस्त्य के सामने लगे आईने पर उसका अक्ष दिखा दिया। अगस्त्य ने सामने आईना लगा हुआ था। उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो जिंदा सही सलामत था। ये सब उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसके दो सबसे करीबी इंसान उसके साथ थे। उसके डैड भी जिंदा थे, जो 10 साल पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसने अपने हाथ से अपने चेहरे को छुआ। वो 21 साल का नौजवान लग रहा था। तभी उसके पीछे से तुषार ने अगस्त्य के गले में हाथ डालते हुए कहा, मस्त लग रहा है यार तू, भाभी तुझे देखते ही फिदा हो जाएगी। अगस्त्य ने आईने से नजर हटाकर तुषार को देखा और उसे याद आया कि ये वो वक्त था जब उसकी शादी होने वाली थी। अमायरा से नहीं बल्कि उस लड़की से जिसे उसके डैड ने पसंद किया था, लेकिन वो शादी से भाग गया था। वो हैरान रह गया। उसे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था, लेकिन कुदरत ने उसे दोबारा मौका दिया था। वो मुस्कुरा उठा। तभी उसके बगल में जगदीश ने खड़े होते हुए कहा, कैसे नहीं फिदा होंगी लड़कियां, आखिर हमारा राजकुमार है ही बहुत हैंडसम। लेकिन तुषार ने जगदीश की बात आगे बढ़ाते हुए कहा,
लेकिन आज के बाद तुम्हें हैंडसम कहने का हक सिर्फ तुम्हारी पत्नी को होगा, कहते हुए मुस्कुरा दिया। अगस्त्य ने बारी बारी से अपने दोस्त और डैड को देखा, फिर दो को अपने गले लगाते हुए कहा, समझ गया मैं। तभी किसी ने गेट नॉक किया और कहा, मैरिज हॉल में आप सबका इंतजार हो रहा है। ये आवाज सुनकर अगस्त्य के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर गई। ये आवाज अभिमन्यु की थी। जगदीश ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अगस्त्य को लेने आया था और यही रह गया, चलो जल्दी, कहते हुए गेट खोलकर आगे बढ़ गए। जगदीश की बात सुनकर तुषार और अगस्त्य भी उनके पीछे आए। अगस्त्य अभिमन्यु के बगल से गुजरा, तभी अभिमन्यु ने धीरे से कहा, आपकी कार तैयार है पीछे वाले गेट पर। अगस्त्य ने तुषार के साथ आगे बढ़ते हुए घूमकर अभिमन्यु को देखा। उसकी आंखों में अभिमन्यु के लिए सिर्फ नफरत ही थी। अभिमन्यु कुछ समझ पाता। अगस्त्य ने बिना समय गवाए अपना चेहरा सामने कर दिया। यहाँ अभिमन्यु ने अपने कंधे उचका दिए। अभिमन्यु, अगस्त्य और तुषार एक साथ मैरिज हॉल की तरफ जा रहे थे, तभी अगस्त्य का फोन बजने लगा। फोन की तरफ नजरें जाते ही अगस्त्य रुक गया और तुषार और अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों चलो, मैं आता हूं। कहते हुए उसने फोन उठाकर कान में लगाते हुए कहा, हेलो। सामने से शक्कर से भी ज्यादा मीठी आवाज उसने कानों में आई, हेलो बेबी, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किसी वक्त में अगस्त्य को इस आवाज से बेहद प्यार था, लेकिन आज वो वक्त था कि इस आवाज से नफरत हो गई थी। वो रुका और बोला, सॉरी अमायरा, लेकिन आज मेरी शादी है और मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाकर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से गया तो न केवल मेरी इज्जत जाएगी बल्कि मेरी कंपनी की प्रतिष्ठान भी जाएगी, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपनी कंपनी के नाम के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता। अगस्त्य ने एक बहाना बना दिया। वो जानता था अब अमायरा क्या कहेगी, और हुआ भी यही। अमायरा ने अगस्त्य की बात खत्म होते ही रोते हुए कहा, अगस्त्य, तुम प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अमायरा की ये बात सुनकर अगस्त्य को हंसी आ गई। उसने थोड़ा उदास स्वर में कहा, अमायरा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब हम दोनों को आगे बढ़ जाना चाहिए और अपनी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए। अमायरा ने रोते हुए कहा, अगस्त्य, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगस्त्य ने मन ही मन में कहा, गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई थी, जो मैं तुम्हारा चेहरा पहचान नहीं पाया। अमायरा ने जब अगस्त्य का कोई जवाब नहीं सुना तो अमायरा ने कहा, अगस्त्य, तुम सुन रहे हो? अमायरा की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, हाँ सॉरी अमायरा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगस्त्य की बात काटते हुए अमायरा ने कहा, हो सकता है अगस्त्य, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हमने सोचा था वैसे करो ना, तुम आ जाओ यहाँ, फिर हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। अगस्त्य ने अपने जबड़े कस लिए। उसने पिछले जन्म में यही किया था। और फिर क्या हुआ था? उसने कहा, नहीं अमायरा, मैंने कहा ना, मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता, इसलिए आज के बाद हम एक दूसरे से न मिले तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। कहते हुए उसने फोन काट दिया और अमायरा के नंबर की तरफ देखा। पहले तो वो उसे डिलीट करने को हुए, लेकिन वो रुक गया। अमायरा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है। उसने खुद से बोला, मुझे भी देखना है तुम क्या करोगी। कहते हुए उसने फोन जेब में रखा और हॉल की तरफ बढ़ गया। यहाँ हॉल में सब लोग अगस्त्य का इंतजार कर रहे थे, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, वो था अभिमन्यु। वो हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिए सबकी तरफ देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब सबको अगस्त्य की यहाँ से भाग जाने की खबर मिले। तभी हॉल में चारों तरफ डिम रोशनी छा गई और सीढ़ियों पर तेज रोशनी थी। सबने उस तरफ देखा तो अगस्त्य क्रीम शेरवानी में होठों पर मुस्कान सजाए सीढ़ियों से उतर रहा था। अगस्त्य को देखकर अभिमन्यु के चेहरे का रंग उतर गया। उसने हैरान होकर खुद से कहा, ये यहाँ कैसे? उसके बगल में खड़े तुषार ने ये सुन लिया और हैरानी से अभिमन्यु से कहा, और किसी को होना चाहिए था क्या अगस्त्य की जगह? तुषार की बात सुनकर अभिमन्यु ने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा मतलब अकेले है न भाई, बस इसलिए। तुषार ने कहा, हम देखते हैं अंकल ने क्या सोचा है। अभिमन्यु ने जबड़े कसते हुए सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। यहाँ अगस्त्य सीढ़ियों उतरते हुए नीचे आया और जगदीश के पास आकर खड़ा हो गया। जगदीश ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिए और उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर लगे पर्दे के पीछे की तरफ बढ़ गए। अगस्त्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जगदीश के साथ चुपचाप चलता रहा। जगदीश के पीछे जाते ही कुछ देर में ही पर्दा हट गया और सामने अगस्त्य और उसके बगल में एक लाल जोड़े में लड़की मंडप में बैठे हुए थे। अगस्त्य ने एक नज़र भी उठाकर अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ नहीं देखा। उसकी नज़र सामने आए हुए लोगों पर थी। यहाँ हॉल बड़ा जरूर था, लेकिन कुछ खाली खाली सा था,
मतलब उसके सामने जितने भी चेहरे थे वो सब उसके रिश्तेदारों के ही थे। उन्हें देखकर उसके होठों पर नफरत भरी मुस्कान आ गई। ये लोग आज उसकी शादी में शामिल होने आए थे, लेकिन उसने इन्हीं लोगों को उसके पिता के लिए आज के दिन अजब सनाब बोलते सुना था जब वो यहाँ से भाग गया था। पर्दा हटने के बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अगस्त्य और वो लड़की पंडित जी के बताए अनुसार उनके सामने जल रही अग्नि में आहुति दे रहे थे। अगस्त्य बैठा हुआ था, तभी उसने देखा अभिमन्यु किसी से बात कर रहा है। उसके सामने खड़ा आदमी हाथ में खाली व्हील चेयर पकड़े खड़ा था। अगस्त्य को थोड़ी हैरानी हुई, उसे तो कोई अपने जानने वाली याद नहीं था कि वो व्हील चेयर इस्तेमाल करता हो। तभी उसे याद आया कि लड़की की तरफ से भी रिश्तेदार आए होंगे, शायद उनमें से किसी के लिए है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ अभिमन्यु की बात जैसे ही व्हील चेयर पकड़े आदमी से हुई तो उसके होठों पर शातिर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से उस आदमी के कंधे को थपथपाकर अगस्त्य के पास पहुंच गया। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए खड़े होने को कहा था तो अगस्त्य खड़ा हो गया था। तभी अभिमन्यु उसके पास आया। अभिमन्यु को देखकर अगस्त्य कुछ बोलने को हुआ, लेकिन अगले पल रुक गया और उसकी बात सुनने लगा। अभिमन्यु ने अगस्त्य के कान में कुछ कहा और वहां से हट गया। अभिमन्यु की बात सुनकर अगस्त्य हैरान रह गया और नजर उठाकर जगदीश की तरफ देखा, जिसके होठों पर खुशी थी। वो आज किसी भी हालत में उस खुशी को मन नहीं करना चाहता था। वो कुछ सोच पाता तभी पंडित जी ने लड़की की तरफ देखकर कहा, बेटा फेरों के लिए खड़े हो जाओ। जगदीश कुछ बोलने को हुए तो अगस्त्य ने झुककर लड़की को अपने गोद में उठा लिया और पंडित जी की तरफ देखकर बोला, मंत्र पढ़िए आप। पंडित जी कुछ बोलने को हुए, लेकिन जगदीश की तरफ देखकर शांत हो गए। यहाँ अभिमन्यु ने जब अगस्त्य के व्यवहार को देखा तो पूरी तरह चिढ़ गया और वहां से जाने लगा तो जगदीश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने बगल में ही खड़े होने को कहा। जिस वजह से होठों पर झूठी मुस्कान सजाए वो वहीं खड़ा पूरी शादी देखता रह गया। वो समय भी आ गया जब विदाई होने लगी। लड़की के भाई ने लड़की को गोद में उठाकर कार में अगस्त्य के बगल में बैठा दिया। अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद करी और ड्राइवर से कहा, चलो। लेकिन तभी उसके कानों में रोने की आवाज आई तो उसने जल्दी से अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा जो रोए जा रही थी। अगस्त्य ने ड्राइवर के बगल में बैठे तुषार से कहा, टिश्यू पेपर दो। तुषार ने जल्दी से टिश्यू पेपर निकालकर अगस्त्य की तरफ बढ़ा दिया। अगस्त्य ने उसे लिया और लड़की की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसकी नजर खिड़की के बाहर थी। कुछ देर के बाद कार घर के बाहर आकर रुकी तो तुषार जल्दी से कार से उतरा और पीछे से डिक्की खोलकर व्हील चेयर निकाल दी। अगस्त्य ने जब कार से बाहर निकलकर तुषार को देखा तो कार के दूसरी तरफ जाकर गेट खोला और लड़की को गोद में उठा लिया। तुषार उसे देखकर मुस्कुरा दिया और व्हील चेयर को देखकर बोला, मुझे लगता है अब कभी इसकी जरूरत नहीं होगी। कहते हुए वो उनके पीछे आ गया। यहाँ अगस्त्य की बुआ आरती की थाली लिए घर की दहलीज के इस पार खड़ी थी। जब उसने अगस्त्य को दुल्हन को गोद में लिए देखा तो कहा, कब तक दुल्हन को गोद में लिए खड़े रहोगे, उतारो उसे, और भी रिवाज है। उसकी बुआ के अलावा वहां कुछ और भी औरतें खड़ी थी और वही सीढ़ियों पर उसके पापा खड़े हुए थे। तभी एक औरत ने कहा, क्या जिद लगा रखी है तुमने? अगस्त्य ने अपनी बुआ के पीछे खड़े अपने पापा जगदीश को देखकर कहा, जो ही करना है ऐसे ही करिए, रिवाज हो चाहे कुछ भी। अगस्त्य ने उनकी तरफ कठोरता से देखते हुए कहा, आवाज नीचे, चुपचाप जो करना है अभी करिए और ऐसे ही करिए। पूरा दिन नहीं है मेरे पास आपके लिए यहाँ खड़े होने का। उसके लिए अब किसी भी रिश्तेदार के लिए कोई भी इज्जत नहीं रह गई थी। अगस्त्य की बुआ ने अगस्त्य की बात सुनकर मन मारकर जल्दी से आरती ली और नौकर को थाल पकड़कर अगस्त्य से कहा, कम से कम कलश में पैर लगाव दो बहू के। अगस्त्य ने लड़की की तरफ देखा। उसने जैसे ही अपना चेहरा नीचे किया और लड़की की तरफ देखा, बस देखता रह गया। उसकी नजरें लड़की से हटती ही नहीं। अगर तुषार पीछे से उसका नाम नहीं लेता। उनसे जल्दी नजर लड़की से हटाई और अपनी एक बाह को थोड़ा ऊपर किया और लड़की को धीरे से खड़ा करने लगा तो लड़की के गहनों से भरे हाथ अगस्त्य के कंधों पर आ गए। अगस्त्य ने धीरे से लड़की के एक पैर से कलश चावलों से भरे में पैर लगवा दिया और आगे बढ़कर लाल रंग से भरी थाली में उसको खड़ा करके उसके पैर जमीन में छाप दिए और 2-3 कदम के बाद लड़की को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए नौकर से कहा, पानी भिजवाओ कमरे में। कहते हुए वो सीधा अपने कमरे में चला गया। वहां खड़े जगदीश अगस्त्य की समझदारी पर मुस्कुराकर देते रह गए और वहां खड़ी औरतें कुछ न कुछ बातें बनाने लगी, जिसे बुआ ने अपना काम करने का कहकर वहां से चली गई। यहां अगस्त्य लड़की को अपने कमरे के गेट के सामने खड़ा था। अगस्त्य को रूखा देखकर लड़की ने अगस्त्य की तरफ देखा तो अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरे तो दोनों हाथ ही भरे हैं।
अगस्त्य की बात सुनकर लड़की झेप गई और हाथ आगे बढ़ाकर गेट के हैंडल को अनलॉक कर दिया। अगस्त्य ने गेट पर धक्का दिया और कमरे के अंदर आकर लड़की को बेड पर बैठा दिया। उसके कमरे में आते ही नौकर ने गेट नॉक किया तो अगस्त्य ने कहा, अंदर आ जाओ। नौकर अगस्त्य की आवाज सुनकर अंदर आया और पानी की प्लेट अगस्त्य की तरफ बढ़ा दी। अगस्त्य ने प्लेट में रखे दोनों गिलास उठाए और एक लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने अगस्त्य को देखा तो अगस्त्य ने कहा, ले लो, प्यास लगी होगी। अगस्त्य की बात सुनकर लड़की ने अगस्त्य के हाथ से गिलास ले लिया और पानी पीने लगी। अगस्त्य ने अपने हाथ में गिलास पकड़े हुए नौकर की तरफ देखकर कहा, यहाँ 2 लेडी सर्वेंट को भेजो और मैडम का जरूरी सामान भी, सारा नहीं, सिर्फ अभी के पहनने के लिए कपड़े भी, और हाँ, नीचे एक गेस्ट रूम होगा, उसे इस कमरे में बदल दो। उसने ही यहाँ का सामान और मैडम का सामान शिफ्ट कर देना आज शाम तक। नौकर ने कहा, जी सर। अगस्त्य ने उसे जाने का इशारा किया तो वहां से चला गया। नौकर के जाते ही अगस्त्य सोफे पर बैठ गया और हाथ में पकड़ा पानी पीने लगा। अगस्त्य अभी पानी पी रहा था तभी उसका फोन बजने लगा। उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा और फोन जेब से निकालकर देखा तो उसके होठ पर मुस्कान आ गई। उसने फोन उठाकर स्पीकर पर करके टेबल पर रख दिया और पानी का गिलास उठाकर कहा, हाँ अभिमन्यु। अभिमन्यु की घबराते हुए आवाज आई, हेलो भाई, अमायरा हॉस्पिटल के आईसीयू में है। अगस्त्य ने लड़की की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ उसे? अभिमन्यु की आवाज आई, भाई उसने आपकी शादी की बात सुनकर अपने हाथ की नस काट ली। भाई जल्दी आ, कई डॉक्टर बता रहे हैं कि उसकी स्थिति सही नहीं है। अगस्त्य ने कहा, ठीक है, आ रहा हूं। कहते हुए उसने फोन काट दिया और लड़की की तरफ देखा जिसकी नजर फोन पर थी। उसने जानबूझकर फोन स्पीकर पर किया था। अगस्त्य ने लड़की की तरफ देखकर कहा, ये वो लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था कभी। कहते हुए वो लड़की के पास पहुंच गया। लड़की ने हैरानी से अगस्त्य की तरफ देखा तो अगस्त्य ने कहा, कहा ना मैंने कभी, लेकिन अब नहीं। लड़की ने सिर नीचे करके कहा, मेरी वजह से। अब जाकर अगस्त्य ने लड़की की आवाज सुनी थी। उसे वो आवाज बहुत प्यारी लगी, लेकिन अगले पल खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, आपकी वजह से नहीं, उस लड़की की ही वजह से। लड़की ने हैरानी से देखा, धोखा दे रही थी मुझे, लेकिन शायद उसे नहीं पता धोखे जन्म भर नहीं टिकते। बस इसलिए मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं और याद रहे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आप मेरी पत्नी हो और आप ही मेरी पत्नी हो। वैसे अमायरा नाम है इस लड़की का। कहते हुए उसने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया तो लड़की के होठ भी मुस्कुरा दिए। वो अगस्त्य की बात समझ गई और सिर हिला दिया। अगस्त्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, अगस्त्य। लड़की ने अपना हाथ अगस्त्य के हाथ से मिलाकर कहा, सिया। अगस्त्य मुस्कुरा दिया और हाथ पीछे करते हुए बोला, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, और कोई कुछ कहे वो भी। सिया ने सिर हिला दिया। अगस्त्य ने दोबारा हाथ बढ़ाया तो सिया ने हैरान नजरों से उसे देखा और फिर हाथ को तो अगस्त्य ने कहा, गिलास। सिया ने जल्दी से अगस्त्य के हाथ में गिलास थमा दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। अगस्त्य ने गिलास टेबल पर रखा और अपना फोन उठाकर जेब में रखने लगा। तभी गेट पर नोक हुआ तो उसने कहा, अंदर आ जाओ। कहते हुए वो गेट के पास पहुंचा तो सामने 2 लेडी सर्वेंट खड़ी थी, हाथ में कुछ सामान पकड़े। अगस्त्य ने उन दोनों को देखकर कहा, याद रहे इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगस्त्य की आवाज सुनकर दोनों ने अपने सिर हिला दिए तो अगस्त्य एक नजर सिया पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ अभिमन्यु एक वार्ड में बैठा था। उसके सामने एक लड़की लेटी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि अमायरा ही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार हो। उसकी एक हाथ की कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी और दूसरे हाथ में सीरीज। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, अमायरा। अमायरा ने आंखें खोलकर अभिमन्यु को देखकर कहा, अगस्त्य नहीं आया अभी तक। अभिमन्यु ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जो हमने सोचा है वही होगा। अमायरा ने चिढ़ते हुए कहा, पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि अगस्त्य अब आएगा, अरे उसकी शादी हो गई है। अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, वो भी उस लड़की से जिसका आधा शरीर पैरालाइज है पिछले 4 सालों से। अभिमन्यु की बात सुनकर अमायरा ने हैरान होकर उसे देखा तो अभिमन्यु ने कहा, हाँ, और तुम्हें क्या लगता है तुमसे अंधा प्यार करने के बाद भी अगस्त्य किसी दूसरी लड़की के साथ रहेगा, और वो भी ऐसी लड़की के जो चल भी नहीं पाती? वो जरूर आएगा, बस इंतजार करो। अमायरा ने कहा, हम्मा, अगर वो नहीं आया और मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई तो? अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, होगी, जरूर होगी तुम्हारी शादी अगस्त्य से। बहुत मेहनत की है मैंने उसे तबाह करने के लिए। कहते हुए उसने अमायरा का हाथ पकड़ा और अपने गाल पर लगाते हुए कहा, प्लीज, पहली और आखिरी बार मदद मांग रहा हूं। अमायरा ने मुस्कुराकर कहा,
इसलिए ही तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। कहते हुए उसने हल्के से अभिमन्यु के गाल को सहला दिया। अभिमन्यु ने अमायरा के हाथ पर अपने होठ रखते हुए कहा, बस एक बात अगस्त्य को बर्बाद कर दे, उसके बाद सिर्फ तुम और मैं। कहते हुए उसने गर्दन में हिलाई तो अमायरा ने हल्के से मुस्कुराकर गर्दन हिला दी तो अभिमन्यु खड़ा हुआ और बोला, मैं फोन करता हूं अपने प्यारे भाई को। कहकर वो हंसते हुए खड़ा हुए और अमायरा की तरफ देखकर तीखी मुस्कान के साथ बाहर चला गया। अभिमन्यु के जाते ही अमायरा ने अपनी पट्टी लगी कलाई को अपने होठ से छुआ और होठों पर मुस्कान सजाए बोली, बहुत काम की चीज है तू। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। यहाँ अगस्त्य कमरे से बाहर आकर नीचे हॉल में आया तभी एक नौकर ने उसे बताया कि उसके पापा ने अगस्त्य के नीचे आते ही उसे कमरे में भेजने के लिए कहा है। अगस्त्य नौकर की बात सुनकर तुरंत जगदीश के कमरे में गया और गेट नॉक किया तो जगदीश की अंदर से आए, अंदर आ जाओ। अगस्त्य जगदीश की आवाज सुनकर तुरंत अंदर आ गया और बोला, डैड आपने बुलाया था। अगस्त्य अंदर आकर जगदीश के सामने बैठ गया तो जगदीश ने एक नजर अगस्त्य को देखकर कहा, तुम्हारा बर्ताव देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ तो पता चल गया है सिया के बारे में। अगस्त्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, फेरों से पहले अभिमन्यु ने मेरे कान में आकर यही बात कही थी कि सिया चल नहीं सकती। जगदीश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ये बात तुम्हें बताने वाला था लेकिन तुम सुनने को राजी नहीं थे। सिया का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसका ये हाल है। अगस्त्य ने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा? जगदीश ने कहा, रोज रात को एक्यूपंक्चर की सलाह दी है डॉक्टर ने, मैंने एक नर्स को बोल दिया है। अगस्त्य ने जगदीश की बात खत्म होते ही कहा, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। जगदीश ने हैरान होकर अगस्त्य को देखा तो अगस्त्य ने जल्दी से संभलते हुए कुछ कहने को हुआ तभी उसका फोन बजने लगा। वो खड़ा होते हुए बोला, फिर मिलते हैं। जगदीश ने सिर हिला दिया और उस जाने दिया। अगस्त्य फोन कान में लगाकर वहां से बाहर निकल गया। अगस्त्य ने कमरे से बाहर निकलकर फोन उठाकर कहा, हेलो, हाँ अभिमन्यु, मैं रास्ते में ही हूँ। कहते हुए बिना अभिमन्यु की पूरी बात सुने फोन काट दिया और घर से बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद अगस्त्य की कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। अगस्त्य कार से बाहर निकला और हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गया। वो सीधा अमायरा के वार्ड के सामने आकर खड़ा हो गया जहां अभिमन्यु ने उसे आने के लिए कहा था। वो बिना नोक किए सीधा वार्ड के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर उसके कदम गेट पर ही रुक गए, क्योंकि अंदर अभिमन्यु ने अमायरा को अपनी गोद में ले रखा था और वो उसे वार्ड वो गोल गोल घुमा रहा था। उन दोनों को इस तरह देखकर अगस्त्य की आंखें जम गई। वहीं जैसे ही अमायरा और अभिमन्यु की नजर अगस्त्य पर गई वो दोनों शॉक रह गए। अगस्त्य ने एक नजर अभिमन्यु को देखा, फिर अमायरा की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा हाथ ठीक है? अभिमन्यु ने जल्दी से अमायरा को बेड पर लेटाया और अगस्त्य के पास जाते हुए कहा, भाई वो अमायरा बोर हो रही थी इसलिए बस। अगस्त्य ने नजरें अभिमन्यु पर की। पिछले जन्म की बात होती तो जरूर इस बात को मान लेता, लेकिन ये बात अब इस जन्म की थी और दोनों ने सिर्फ इतना अंतर था कि वो अब किसी भी हालत में अपने सामने खड़े इन दो लोगों पर किसी भी हालत में विश्वास नहीं करने वाला था। अगस्त्य ने अभिमन्यु की बात सुनकर भी अनसुनी करी और बेड के पास रखी कुई पर बैठकर उसने अपनी नजरें अमायरा की तरफ उठाई। वो शांत था, उसका इरादा अभी कुछ न बोलने का ही था। उसने सिर तिरछा करके अभिमन्यु की तरफ घुमाया तो अभिमन्यु तुरंत वहां से बाहर चला गया। अगस्त्य को अपने सामने बैठता देख अमायरा ने अभी हुई बात पर ध्यान न देते हुए अपनी आंखों को गीली करते हुए कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आई नो यू लव मी। अपना हाथ अगस्त्य के हाथ की तरफ बढ़ाकर, तुम्हें पता है। लेकिन अगस्त्य ने अपना हाथ पहले ही पीछे खींचते हुए कहा, मुझे लगा था मैंने फोन पर ही अपनी बात साफ कह दी थी और मुझे वो बात शायद दोहरानी पड़ेगी। मैं अब शादीशुदा हूं, सो अब इन सब का कुछ करने का फायदा नहीं। अगस्त्य की इस बात पर अमायरा के चेहरे का रंग काला हो गया, लेकिन अमायरा ने खुद को संभालते हुए कहा, अगस्त्य मुझसे कोई गलती हुई है क्या, जो तुम मुझसे ऐसी बेरुखी दिखा रहे हो? आई नो तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। उसने एक बार कोशिश की लेकिन अगस्त्य ने अमायरा की आंखों में देखते हुए कहा, बेरुखी? किस बेरुखी की बात कर रही हो तुम? मुझे कोई बेरुखी नहीं है और न होगी भी, इसलिए ये करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी बात साफ कर दी है। मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कहते हुए उसने अपने हाथ की मुद्दी खोली और अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी अमायरा के हाथ में रख दी। अमायरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त्य उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसने अपने हाथ में रखी अंगूठी को देखा, फिर एक बार और कोशिश करते हुए कहा, अगस्त्य मेरी बात तो सुनो। अगर तुम उस लड़की को छोड़कर मेरे नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगी। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के कहा, तो मर जाओ।
कहकर वो वहां से बाहर जाने लगा। तभी अमायरा ने चिल्लाते हुए कहा, किसी लगड़ी लड़की के लिए इतना क्यों मर रहे हो अगस्त्य, वो तो तुम्हें वारिस भी नहीं दे सकती। अगस्त्य जो गेट के हैंडल को पकड़े खड़ा था, जैसे ही उसके कानों में अमायरा की बात पड़ी तो वो गुस्से में अमायरा के पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन बीच में ही हाथ रोक दिया और अपने हाथ की मुद्दी बनाकर अमायरा की तरफ एक नजर देखकर वहां से तेज कदमों के साथ चला गया। अगस्त्य की आंखें अमायरा को अब भी महसूस हो रही थी, उसे उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा था। अगस्त्य गेट खोलकर बाहर की तरफ जाने लगा, तभी उसकी नजर दूसरी तरफ खड़े अभिमन्यु पर चली गई। वो उसे एक नजर देखकर वहां से चला गया। अगस्त्य के जाते ही अभिमन्यु अमायरा के पास आया, जो हैरानी से गेट की तरफ देख रही थी। अमायरा का चेहरा उसे ये बताने के लिए काफी था कि उनकी दाल अभी नहीं गली है। अगस्त्य हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठा और कार पूरी गति से सड़क पर भगा दी। कार सड़क पर भागते हुए उसका चेहरा और आंखें दोनों लाल हो गए थे और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। काफी दूर तक रास्ता तय करने के बाद उसने अचानक से कार रोकी और खाली सड़क पर नजरें कर दी। उसने पूरी कोशिश की थी अपने आप को सामान्य दिखाने की, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था, लेकिन उसके सामने वो लड़की थी जिससे वो प्यार किया करता था। उसे तो अपना दर्द दिखाने का भी समय नहीं मिला था। उसकी आंखें गीली होने लगी तो उसने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, मैं कभी भी ऐसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। कहते हुए उसने कार की खिड़की खोली और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कार आगे बढ़ा दी। अभी वो कार लेकर कुछ दूर आगे ही लेकर आया था, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने कार रोकी और फोन की तरफ देखा तो कॉल तुषार का था। उसने फोन उठाकर कान में लगाते हुए कहा, हेलो। सामने से तुषार की आवाज आए, कहाँ है भाई तू? अगस्त्य ने फोन स्पीकर पर कर दिया और सीट पर रखते हुए कहा, कोई काम था क्या? कहते हुए उसने कार आगे बढ़ा दी। तुषार की आवाज फोन से आए, नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि भाभी अकेला न महसूस कर रही हो। न जाने क्यों तुषार की बात सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, वो क्यों महसूस करने लगी, घर में इतने मेहमान हैं तो। तुषार ने कहा, लेकिन अगस्त्य ने इस पर कहा, तू बात क्यों नहीं कर लेता खुद उनसे? तुषार ने कहा, यार। अगस्त्य ने हंसते हुए कहा, तू कब से शर्माने लगा? वो वैसे भी वहां अकेले कमरे में बोर हो रही होगी। अगस्त्य के मुंह से ये बात सुनकर तुषार ने उसका मजाक उठाते हुए कहा, ओहो, तो तुझे पता है कि भाभी अकेली है, फिर भी उन्हें यहाँ घर में छोड़कर वहां अमायरा से मिलने चला गया। तुषार की बात सुनकर अगस्त्य को एहसास हुआ कि तुषार ने उसे फोन क्यों किया था। उसने कहा, मैं आ रहा हूं बस। तुषार ने कहा, देख अगस्त्य, मुझे पता है तू ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मत भूल इस सब में भाभी की कोई गलती नहीं है, इसलिए कोई हरकत मत करना। तुषार की बात अगस्त्य अच्छे से समझ रहा था। उसने बात मानते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैंने उससे शादी की है, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। तुषार ने कहा, अच्छा चल मैं फोन रखता हूँ, घर आ जा। कहते हुए उसने फोन रख दिया। अगस्त्य ने फोन कटने पर गहरी सांस छोड़ी और खुद से कहा, अब फिर से शुरू करेंगे। कहते हुए उसने कार की गति तेज कर दी। रात में अगस्त्य और जगदीश बैठे हुए थे। वो छत पर बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। तभी अभिमन्यु वहां आया और बैठते हुए बोला, अगस्त्य तुम्हें बुआ बुला रही है। अगस्त्य ने जगदीश से कहा, चलिए डैड, सोने का भी समय हो गया है। कहते हुए उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा। जगदीश ने सिर न में हिलाते हुए कहा, हम अभी थोड़ी देर यही रुकेंगे, आप देखिए क्या कह रही है आपकी बुआ। अगस्त्य ने एक नजर अभिमन्यु को देखा, फिर वहां से नीचे चला गया। अभिमन्यु सुबह से अब घर पर आया था। उसे पता था वो कहाँ था, वो इतनी देर तक बस अमायरा के पास ही था। अगस्त्य अपनी सोच में मग्न जैसे ही नीचे आया, वैसे तुरंत बुआ ने उससे कहा, अपने कमरे में जाने का इरादा नहीं है क्या? अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने आगे के शब्द उसकी बुआ को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगस्त्य ने जैसे ही अपने कमरे का गेट खोला, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने पलटकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसने अपने चेहरे पर रखी उंगलियां से जगह बनाकर सामने देखा तो उसका कमरा सजा हुआ था। पूरा कमरा फूल और रोशनी से भरा था और अभी कमरे की रोशनी डिम थी, जिस वजह से माहौल में फैले फूलों की खुशबू भी थी। अगस्त्य कुछ देर वैसे ही खड़ा देखता रहा, फिर अंदर आया और उसने कमरे की लाइट जला दी। लाइट जलाकर वो जैसे ही पलटा, उसकी नजर बेड पर चली गई, जिस पर फूलों के बीच घिरी एक लड़की दुल्हन के जोड़े में घूंघट ने बैठी थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसकी सांसें गहरी होने लगी। उसने अपनी पीठ बेड की तरफ कर दी और दीवार की तरफ देखने लगा।
उसने अपने पिछले जन्म में ऐसा कोई भी मंजर नहीं देखा था, इसलिए उसके किए ये एहसास नया ही था। उसने न जाने कितनी रातें अमायरा के साथ बिताई होंगी, लेकिन उसने कभी उसे छुआ ही नहीं। उसे हंसी आ गई। वो उसके साथ एक छत के नीचे मुश्किल से 1 महीने ही रुका था, जिसमें अमायरा ने डर लगने का बहाना बनाकर अपने कदम पीछे खिंच रखे थे। उसके बाद तो वो जेल की 4 दीवारों में था। अचानक उसे होश आया और उसे कुछ याद आया और वो पलटकर बेड की तरफ जाने लगा। हर बढ़ता कदम उसकी धकड़ने बढ़ा रहा था। न जाने क्यों उसे पता था वहां एक ऐसी बड़ी ई लड़की बैठी है जिसके नाम के अलावा वो और कुछ नहीं जानता, फिर भी उसकी धड़कनों की गति तेज थी। शायद ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। कुछ कदमों के बाद वो उस जगह पर पहुंच गया जहां उसकी मंजिल थी। वो कुछ देर खड़ा वैसे ही उस लड़की, अपनी पत्नी सिया को घूंघट में देखता रहा। सिया जो गेट खुलने से अब तक अपनी सांसें रोकी थी, वो कमरे में आवाज करते अगस्त्य के जूतों से उसकी जगह का अंदाजा लगा रही थी। लेकिन जब उसे अगस्त्य के जूतों की आवाज अचानक आनी बंद हो गई तो उसने अपना घूंघट खुद उठाया और अगस्त्य को देखने के सिर ऊपर उठा लिया। उसके सिर उठाते ही उसकी नजरें उसके सामने खड़े अगस्त्य पर चली गई। जैसे ही उसने अगस्त्य को देखा, उसने जल्दी से घूंघट डाल लिया। अगस्त्य जो अभी ढंग से सिया को देख ही रहा था, उसकी इस हरकत से हैरान के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। वो वही धीरे से बैठा और सिया का घूंघट उठा दिया। ऐसा करते हुए उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने जैसे ही घूंघट उठाया, उसकी नजरें सिया की नजरों से जा मिली, जो घूंघट उठने के साथ अपनी पलकें उठा रही थी। वो दोनों न जाने कितनी देर तक ऐसे ही देखते रहे और देखते भी रहते। अगर अगस्त्य को होश नहीं आता, उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। सिया भी अगस्त्य के चेहरे को देखकर जल्दी से गर्दन इधर उधर करने लगी। अगस्त्य कुछ देर गर्दन दूसरी तरफ करने के बाद वही बेड पर बैठे चोर नजरों से सिया की तरफ देखा। घूंघट हटने से उसके सामने सिया का चेहरा नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और बालों का जुड़ा बना हुआ था, जो गर्दन नीचे किए हुए बैठी थी, जिस वजह से उसके कान के पीछे से एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी और उसके चेहरे को और दिलकश बना रही थी। वो एक दुल्हन की तरह सजी थी। उसने अभी लाल लहंगा जो उसने मंडप में पहना था, वैसे ही नजर आ रही थी जैसे वो उसे यहाँ लाया था। उसके न जाने कितने ही गहने पहने हुए थे। उसकी नजर सिया के चेहरे से होते हुए उसके हाथों पर आ गई। उसकी हथेली पर मेहंदी लगी हुई थी। मेहंदी देखकर उसने अचानक से कहा, आपके हाथों पर मेरा नाम होगा ना? उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे बात करने के लिए कोई विषय मिल गया है। अगस्त्य की बात सुनकर सिया ने नजर उठाकर हाँ में गर्दन हिला दी। तो अगस्त्य ने कहा, मैं देखूं? सिया ने जवाब में अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। अगस्त्य थोड़ा सिया की तरफ सरका और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर देखने लगा। वो उसके गोरे हाथ में लगी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपनी नजरें उसकी मेहंदी में अपना नाम खोजने में लगा था, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। उसने सिया की तरफ देखकर कहा, दूसरा हाथ दिखाना। सिया ने अपना दूसरा हाथ भी आगे कर दिया। अगस्त्य अब उसके दूसरे हाथ में देखने लगा। आखिर में उसने परेशान होते हुए कहा, उफ, कहते हुए उसने अपने माथे पर आए बालों को पीछे कर दिया। उसे लगभग 1 घंटा हो गया था। उसे परेशान देखकर सिया के होठों पर हंसी आ गई। सिया के हंसने की आवाज सुनकर अगस्त्य ने नजर उठाई और सिया को देखकर हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, ये रहा मेरा नाम। अगस्त्य की आवाज सुनकर सिया चुप हो गई और अगस्त्य की उंगली की तरफ देखा और कहा, आपको कब मिले? अगस्त्य ने सिया के हाथों से अपने हाथ हटाए और उसके बगल में लेटते हुए कहा, बहुत पहले ही। सिया ने चेहरा अगस्त्य की तरफ करते हुए कहा, फिर बताया क्यों नहीं? अगस्त्य ने खुद को सिया की तरफ घुमाते हुए कहा, क्योंकि रात बहुत लंबी है, तो सोचा थोड़ा समय ऐसे ही काट लूं। कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। सिया ने अपनी पीठ वही बेड के पीछे टिकाते हुए कहा, ओह हाँ, आपको सोना नहीं है? सिया की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, अपनी सुहाग रात पर कौन सोता है? अगस्त्य की ये बात सुनकर अचानक सिया के मुस्कुराते चेहरे पर उदासी छा गई और उसका चेहरा जो अभी अगस्त्य की तरफ था वो उसके पैरों की तरफ घूम गया। अगस्त्य ने जब सिया के मुरझाए चेहरे को देखा, फिर उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे समझ आ गया सिया क्या सोच रही है। वो उठकर बैठ गया और सिया के एक हाथ को अपने हथेली में लेते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था, आप तो गंभीर हो गई। वैसे तुम एक बात बताओ, आप इतनी सुंदर पहले से हो या फिर मेकअप का कमाल है? सिया समझ गई कि अगस्त्य मजाक कर रहा है। वो जवाब में अगस्त्य को देखकर मुस्कान दी। अगस्त्य ने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा, सच्ची, मैं सच में पूछ रहा हूँ, आप सच में बहुत खूबसूरत दिख रही हो और ये गहने बहुत भारी होंगे, तुम्हें पहनना नहीं चाहिए था।
सिया ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्या मुझ पर? अगस्त्य ने सिया के हाथों पर उंगली फिराते हुए कहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सिया ने कहा, सच्ची? अगस्त्य ने गले पर हाथ लगाते हुए सिर हाँ में हिला दिया। अगस्त्य के इस जवाब से उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अगस्त्य उसके चेहरे को ही देख रहा था। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाने वाली लड़की थी। वो उससे कुछ भी कहे, उसके होठों पर मुस्कान आ जाती थी। अगस्त्य को अपनी ओर देखता पाकर सिया ने भन्हे उठाकर कहा, क्या हुआ? अगस्त्य होश में आया और जल्दी से खुद को देखकर बोला, मैं सुबह से इन्हीं कपड़े में हूँ, बदल लेता हूँ। कहते हुए वो खड़ा हुआ लेकिन उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर सिया को देखा, जिसने गहने पहने हुए थे। वो सिया के सामने बैठ गया। सिया ने असमझ से उसे देखा तो अगस्त्य अपने हाथ सिया के गले के पीछे ले गया। सिया एक पल चौंक गई। अगस्त्य ने जब ये देखा तो जल्दी से कहा, वो मैं गहने उतार रहा हूं ताकि आपको सोने में दिक्कत न हो। कहते हुए उसने अपनी गर्दन सिया के कंधे से होते हुए पीछे ले गया और उसके गहने उतारने लगा। अगस्त्य का ध्यान जहां गहने उतारने में था वहीं सिया की सांसें अगस्त्य की करीबियों ने कम कर दी थी। वो सांसें थामे बैठे थी। अचानक उसका ध्यान अपने गले पर गया। अगस्त्य के हाथ उसके मंगलसूत्र के पीछे थे। उसने जल्दी से कहा, इसे नहीं उतारते, रहने दीजिए। सिया की बात मानकर उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अगस्त्य ने सिया को एक बार और देखा। उसने उसके सारे गहने उतार दिए थे लेकिन इसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया का चेहरा देखते हुए उसके हाथ अपने आप सिया के कान के आगे आए बालों पर चले गए जिसे उसने अपने हाथ से हल्के से पीछे कर दिया। अगस्त्य को ऐसा करते हुए सिया ने जल्दी से गर्दन नीचे कर ली। अगस्त्य को अचानक होश आया। उसकी नज़र सिया के लाल कान में चली गई। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, वो ऐसे सोने में दिक्कत होगी न तुम्हें। मैं अभी कपड़े बदलने के लिए बुआ को बुला देता हूँ। कहते हुए वो जैसे ही वहां से जाने लगा तो सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगस्त्य ने पलटकर अपने और सिया के हाथ की तरफ देखा तो सिया ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, रहने दीजिए। बुआ जी सो रही होंगी, वैसे भी बहुत थक गई होंगी। इतनी रात में उन्हें उठाना ठीक नहीं। अगस्त्य ने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा जो 11:30 बता रही थी। उसे जहां तक याद था वो 9 बजे यहां आया था। उसे तो जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसे यहां आए हुए देर हो गई है। अगस्त्य ने सिया को देखकर कहा, फिर? सिया ने कहा, आप बदल लीजिए, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। सुबह बुआ मदद कर देंगी। अगस्त्य कुछ बोलने को हुआ लेकिन वो रुक गया और सिर हिलाकर उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में बदलने चला गया। सिया ने एक नज़र अगस्त्य को जाते हुए देखा। वो इस समय क्रीम कुर्ते पैजामे में था। शायद कहीं जाने वाला था जिस वजह से उसने अपनी उतरकर चला गया था। उसे अभी अगस्त्य के साथ हुई बातों के बारे में सोचकर मुस्कुरा दी। वो हाथ ऊपर करके अपने बालों के जुड़े को खोलने लगी। कुछ देर बाद अगस्त्य जब बाहर आया उसकी नज़र बेड पर लेटी सिया पर चली गई। वो उसके बगल में बैठ गया। वो आंखें बंद किए सीधी बैठी हुई थी। उसने अगस्त्य के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी। वो लहंगे में वैसे ही बैठे बैठे ही सो गई थी। उसने अपने बालों को जुड़े से आज़ाद कर दिया था। अगस्त्य ने सोचा वो सही से सो नहीं पाएगी तो वो सिया को लेटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाने लगा तभी सिया ने अपनी आंखें खोलकर कहा, आपके हाथ में भी मेहंदी होंगी ना? सिया की आवाज सुनकर और उसकी खुली आंखें देखकर अगस्त्य सीधा उसके बगल में बैठ गया और बोला, मुझे लगा आप सो गई होंगी। सिया ने गर्दन घुमाकर कहा, आपने जवाब नहीं दिया। अगस्त्य ने अपने दोनों हाथों की तरफ देखा। उसे याद नहीं था कि उसके हाथ में मेहंदी थी या नहीं। तभी उसकी नज़र उसकी हथेली में अंगूठे के पास लिखे नाम पर चली गई। उसने कहा, हाँ ये रही। न जाने क्यों वो नाम देखकर खुशी हुई, शायद सिया अपना नाम न देखकर उदास हो जाती। सिया ने अगस्त्य के हाथ की तरफ देखा तो पलकें झुकाए मुस्कुरा दी। तभी अगस्त्य ने सिया की तरफ घूमते हुए कहा, आप अपने बारे में बताइए ना। सिया ने थोड़ा रुककर कहा, क्या बताओ? अगस्त्य ने कहा, कुछ भी, अपने बचपन के बारे में बता दीजिए। सिया ने थोड़ा सोचकर कहा, बचपन में मेरी माँ मुझे, मेरे बड़े भाई और डैड को छोड़कर चली गई। वो फिर कभी वापस ही नहीं आए। मैं उस समय 8 साल की थी और भैया 14 साल के थे, इसलिए ये बात समझना मुश्किल था। मैं अपने डैड से जिद करती थी लेकिन डैड ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला। उनके मेरे पास न होने पर भैया मेरा ख्याल रखते थे। वो दोनों हमेशा मेरा ख्याल रहते थे। डैड ने मेरे भैया और मेरी पाई पूरी करवाई और हमें हमारे सपने पूरे करने का मौका दिया, लेकिन 2 साल पहले अपने पैरों को देखकर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा सपना बस सपना ही रह गया। लेकिन उस वक्त से मेरे डैड और भैया ने मेरा ख्याल रखते थे।
मेरे भैया और डैड के बिना शायद ही मुझे मेरे बचपन में वो सब खुशी मिलती जो मुझे मिली है। खैर आप बताइए अपने बचपन के बारे में। कहते हुए उसने नजरें अगस्त्य की तरफ उठाई, जो उसी को देख रहा था। उसे अपनी ओर ऐसा देखते पाकर सिया ने नजरें नीचे करते हुए कहा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सिया की आवाज सुनकर अगस्त्य होश में आया। वो हैरान था, इस लड़की की बात पर वो इतनी सरलता से अपनी बात कह रही थी। अगस्त्य ने सीधा बैठते हुए कहा, मेरी जिंदगी भी ऐसी। मेरी मॉम भी मुझे जन्म देते ही दुनिया चली गई, लेकिन मेरे डैड ने मेरे ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी कर ली। फिर मुझे एक छोटा भाई मिला। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अभिमन्यु। हम दोनों साथ ही स्कूल जाते, मस्ती करते थे। लेकिन जब मैं 20 साल का था दूसरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई। शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार था ही नहीं, इसलिए मॉम के जाने के बाद डैड की तबीयत भी खराब रहने लगी, जिस वजह से मैंने उनका बिजनेस का काम संभाल लिया। वो अपनी बात कह ही रहा था तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। उसने गर्दन घुमाई तो सिया सो चुकी थी। वो अपना सिर उसके कंधे पर रखे सो गई थी। अगस्त्य ने हल्के से उसके चेहरे को देखा, न जाने क्यों उसकी नजर बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। उसका दिल उसे छूने का करने लगता था। उसे ये सारे एहसास अमायरा के साथ नहीं हुए थे। तभी उसकी नजर सिया के बाजू पर गई। उसने जो बिलोच पहना था उसकी वजह से उसकी बाह पर लाल निशान पड़ गए थे। वो कुछ देर वैसे ही बैठा रहा, फिर सिया को सीधा लेटाकर उसके बगल में लेट गया और अपना चेहरा सिया की तरफ करके उसे देखने लगा। तभी अचानक उसके जहन में अमायरा का ख्याल आया तो वो जल्दी से दूसरी तरफ पलट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बस अमायरा से हमदर्दी थी, क्योंकि उसकी हालत को लेकर वरना उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। यही सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन अगस्त्य की आंखें कमरे में किसी सामान के गिरने से खुल गई। आंखें खुलते ही उसकी नजर उसके बगल में लेटी सिया पर चली गई। वो उसके बहुत करीब लेटा हुआ था। उसकी खुली आंखें देखी तो वो जल्दी से उससे दूर हो गया और बोला, क्या गिर गया? कहते हुए वो अपनी आंखें मसलने का नाटक करने लगा। सिया ने कहा, वो मैंने ही घड़ी गिरा दी थी। कहते हुए वो बैठने लगी। अगस्त्य ने हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? वो सिया की मदद करने लगा। सिया ने बैठकर कहा, मुझे बाथरूम जाना है और मेरी व्हीलचेयर नहीं है तो। अगस्त्य ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तो जगा देती मुझे, घड़ी गिरने की क्या जरूरत थी? कहते हुए उसने सिया की तरफ बढ़ा। सिया ने अपनी उंगलियां को उलझाते हुए कहा, आवाज ही लगा रही थी लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे, ऊपर से मेरे ऊपर ही हाथ रखे सो रहे थे। सिया की बात सुनकर अगस्त्य को जोर से खांसी आ गई। ये लड़की ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती थी? तभी सिया का ध्यान उसके कपड़ों पर गया। उसने अभी ढीली टी शर्ट और लोवर पहना हुआ था। उसने हैरानी से कहा, मेरे कपड़े? अगस्त्य ने सिया की बात सुनकर अपने गले के पीछे हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, वो मैंने बदल दिए। सिया ने उसे देखा, आपको सोने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अलमारी में सिर्फ साड़ी थी, इसलिए मैंने अपने कपड़े आपको पहना दिए। उसने सिया की तरफ देखा तो उसकी नजरें सिया की सवालिया नजरों से मिली। मैंने कुछ नहीं देखा, सच में लाइट बंद करके मैंने आपके कपड़े बदले थे। सिया ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप अभी व्हीलचेयर दे सकते हैं? मुझे बाथरूम जाना है। अगस्त्य ने सिया की अपनी बाहों में उठाया और उसे बाथरूम में बैठा आया। सिया ने कहा, व्हीलचेयर दे देते। अगस्त्य ने कहा, क्यों, जब मैं हूं तो व्हीलचेयर की क्या जरूरत? सिया ने कहा, लेकिन मुझे नहाना भी तो है। अगस्त्य ने उसे बाथरूम में बैठाते हुए कहा, कोई नहीं, मैं मदद कर दूंगा। सिया ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो अगस्त्य को समझ आया कि उसने क्या कह दिया, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं किसी सेवेंट को भेजता हूं। कहते हुए वो बाहर निकल गया। अगस्त्य के जाते ही सिया को हंसी आने लगी। अभी अगस्त्य का लाल चेहरा उसकी आंखों से सामने आ गया था। यहां अगस्त्य बाथरूम से बाहर आया और उसने अपने चेहरे पर हाथ रख दिया। वो फ्लो में क्या कह गया था, उसके चेहरे पर हल्की से मुस्कान की खिंच गई। वो कमरे से बाहर निकला और सेवेंट को सिया की मदद के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक सेवेंट सिया की व्हीलचेयर को धकेलते हुए डिनिंग टेबल के पास उसे ले आ रही थी। अगस्त्य की नजर जैसे ही वहां गई वो बस उसे ही देखता रह गया। वो पीली और हल्की साड़ी में थी। चेहरे पर हल्के मेकअप के साथ वो नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। वो सेवेंट से कोई बात कह रही थी। टेबल पर इस समय जगदीश, अभिमन्यु और उसकी बुआ के साथ वो बैठा था। जगदीश की नजर जैसे ही अगस्त्य के चेहरे पर गई, उन्होंने हल्का खांसते हुए कहा, आइए सिया बेटा।
सेवेंट ने सिया की व्हीलचेयर जगदीश की तरफ मोड़ दी और उसे जगदीश के पास ले आए। सिया ने जगदीश के पैरों की तरफ झुकने की कोशिश की तो जगदीश ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं बेटा, आप हमेशा खुश रहे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अच्छा चलिए नाश्ता करिए। तभी बुआ ने कहा, भैया पहले बहू की रसोई की रस्म करा देते हैं। उनकी बात खत्म हुई ही थी कि अगस्त्य ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। बुआ ने कहा, बेटा ये बस रस्म है छोटी सी, कल तो तुम्हारे कहने पर सारी रस्म रोक दी लेकिन आज रसोई की रस्म जरूरी है, बस वो हाथ ही लगा देगी बहुत होगा। अगस्त्य खड़ा हुआ व्हीलचेयर सेवेंट के हाथ से लेकर सिया को अपने बगल वाली कुर्सी के पास ले आया। तभी सेवेंट ने वो कुर्सी वहां से हटा दी। अगस्त्य ने व्हीलचेयर उस कुर्सी की जगह लगाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। अगस्त्य की ये बात सुनकर जगदीश ने कुछ नहीं कहा लेकिन अभिमन्यु जो ये सब देख रहा था उससे रहा नहीं गया और वो बोला, भाई आप तो ज्यादा ही पसेसिव हो रहे हो भाभी को लेकर। अगस्त्य ने कहा, होना तो फर्ज बनता है, आखिर पत्नी है मेरी। कहते हुए वो सिया की प्लेट में खाना परोसने लगा। अभिमन्यु ने बस झूठी मुस्कान होठ पर सजाई और अपना खाना खाने लगा। सिया बस बिना कुछ बोले सिर नीचे करके बैठ गई। जगदीश ने सिया को खाना न खाते देखा तो कहा, अरे सिया बेटा खाना शुरू करिए। सिया ने बस सिर हिला दिया और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद अभिमन्यु बिना कुछ बताए घर से बाहर निकल गया। जगदीश बुआ को छोड़ने के लिए चले गए और अगस्त्य और सिया अपने कमरे में आ गए। सिया जहां खाली बैठी थी वहीं अगस्त्य अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बुआ को छोड़कर जगदीश जैसे ही घर आकर सोफे पर बैठे तभी उनके कानों में रिंग की आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने गेट की तरफ देखा। सेवेंट तुरंत गेट के पास गई और गेट खोल दिया। सामने एक लड़का खड़ा था। उन्हें देखकर वो सेवेंट गेट से हट गई और लड़के का स्वागत किया। उस लड़के को देखकर जगदीश ने खुश होते हुए कहा, आओ आओ गणेश बेटा। गणेश ने मुस्कुराते हुए जगदीश के पास आया और उनके पैर छूते हुए बोला, कैसे हैं आप? गणेश की बात सुनकर जगदीश ने कहा, खुश रहो, हम तो ठीक है, आप सुनाइए, आप और विपिन कैसे हैं? कहते हुए उन्होंने कहा। गणेश को बैठने का इशारा किया। गणेश ने वही सोफे पर बैठते हुए कहा, डैड वो ठीक है, बस सिया की उन्हें थोड़ी चिंता है। जगदीश ने हंसते हुए कहा, तभी उसने तुम्हें इतनी सुबह सुबह सिया को ले जाने भेज दिया। गणेश ने मुस्कुराकर गर्दन हाँ में हिला दिया। जगदीश ने कहा, सिया बेटी कमरे में है, जाइए मिल लीजिए। उनका इतना कहना ही था कि गणेश खड़ा हुआ और जगदीश के इशारा किए कमरे की तरफ चला गया। जगदीश ने एक सेवेंट को बुलाया और गणेश को नाश्ता पानी का ऑर्डर करके अपने कमरे में चला गया। गणेश ने सिया के कमरे के बाहर आकर गेट पर नॉक किया तो उसे अगस्त्य की आवाज आई, अंदर आ जाइए। आवाज सुनकर गणेश ने गेट खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। कमरे के अंदर आकर उसने देखा सिया बेड पर बैठी हुई अगस्त्य को देख रही थी और अगस्त्य सिया से बातें करते हुए सोफे पर बैठकर फाइलों को देखता हुआ अपने बैग में रख रहा था। सिया की नजर जैसे ही गणेश पर गई वो चिल्लाते हुए बोली, भैया, कहते हुए उसने अपने हाथ फैला दिए। सिया की आवाज सुनकर अगस्त्य ने घबराते हुए गर्दन उठाई तो उसकी सांस में सांस आए। उसकी पत्नी अपने भाई के गले लग रही थी, वो उसे देखकर खुश थी। अगस्त्य ने उस लड़के को देखा तो खड़े होते हुए कहा, और साले साहब कैसे हैं आप? कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। बीती रात सिया से बात करने पर सिया और उसके भाई के अच्छे संबंध के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भी अपने साले से अच्छे संबंध कायम रखना चाहता था। गणेश ने अगस्त्य के गले लगते हुए कहा, मैं तो अच्छा हुआ, आप बताइए आप कैसे हैं? सिया ने तंग तो नहीं किया? कहते हुए उसने प्यार से सिया की नाक को छू दिया। सिया ने गुस्से में घुरते हुए कहा, भैया, कहते हुए उसने मुंह फुला लिया। अगस्त्य ने हंसते हुए कहा, अभी तक तो नहीं किया, आगे करेगी तो जरूर बताऊंगा। सिया ने नजरें अगस्त्य की तरफ घुमा ली। तभी एक सेवेंट गेट पर नॉक करके अंदर आए। अगस्त्य ने टेबल से अपना बैग उठाते हुए कहा, आइए साले साहब नाश्ता कर लीजिए। गणेश ने मना करते हुए कहा, मुझे भूख नहीं, मैं बस सिया को ले जाने आया हूँ। अगस्त्य ने सिया की तरफ देखकर कहा, हाँ ले जाइएगा, कल ही जाना है इन्हें, इसलिए अभी थोड़ी देर रुक कर जाइए, तब तक बैठिए तो सही। गणेश वही सिया के पास बैठ गया। अगस्त्य भी वही सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। वो गणेश से बात कर रहा था लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता था और वो ऐसे पूछकर अजीब माहौल नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो चुप था। लेकिन न जाने क्यों उसे गणेश का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था।
कल तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था विदाई के समय, लेकिन आज जब गणेश को फुर्सत से देखा तो उसे एहसास हुआ उसने गणेश को कहीं तो देखा था, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। तभी अगस्त्य ने एक चाय का कप गणेश को देते हुए कहा, कम से कम चाय तो पी लीजिए। अगस्त्य का इतना कहने पर गणेश ने चाय का कप उसके हाथ से ले लिया और चाय पीने लगा। कुछ देर की बातचीत के बाद गणेश और सिया अगस्त्य और जगदीश से विदा लेने के बाद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अगस्त्य जगदीश के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल गया। गेस्ट हाउस में अमायरा और अभिमन्यु साथ में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। उनके सामने एक टेबल थी जहां पर बहुत सी फाइल रखी हुई थी और साथ जूस के 2 गिलास भी थे। ऐसा लग रहा था दोनों कोई जरूरी काम कर रहे थे। इस समय दोनों के चेहरे पर जहां हल्की घबराहट थी वहीं कुछ खुशी भी थी। अमायरा और अभिमन्यु साथ में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। उनके सामने एक टेबल थी जहां पर बहुत सी फाइल रखी हुई थी और साथ जूस के 2 गिलास भी थे। ऐसा लग रहा था दोनों कोई जरूरी काम कर रहे थे। इस समय दोनों के चेहरे पर जहां हल्की घबराहट थी वहीं कुछ खुशी भी थी। तभी अभिमन्यु ने अपने हाथ में बनी पेपर्स की गड्डी को टेबल पर खड़ा करके मारते हुए पेपर्स को बराबर करते हुए कहा, लो हो गया तुम्हारा काम। कहते हुए उसने वो पेपर्स एक खाली फाइल में लगाए और अमायरा की तरफ बढ़ा दिया। अमायरा ने खुश होते हुए कहा, थैंक्स यू, अगर तुम नहीं होते तो ये फाइल कभी हमें मिलती ही नहीं। अभिमन्यु ने अपने हाथ सीधे करते हुए कहा, अब ये थैंक्स यू नहीं चाहिए। अमायरा ने फाइल अपने बैग में रखते हुए कहा, चिंता मत करो, एक न एक दिन अगस्त्य की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। अभिमन्यु ने अपना सिर अमायरा की गोद में रखते हुए कहा, लेकिन कब, ऐसा कब होगा? उसकी शादी तो उस लड़की से हो गई है। अमायरा ने अभिमन्यु के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, शादी तो वो चाहे किसी से भी कर ले, लेकिन मैं ही उसका पहला प्यार रहूंगी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, अगस्त्य के पास जो कुछ भी वो एक दिन तुम्हारे पास ही आएगा। अभिमन्यु ने कहा, लेकिन कैसे? अमायरा ने कहा, तुम ही कहते हो कि सब एक दिन हमारा होगा, तो क्यों चिंता कर रहे हो? कहते हुए उसने उसके माथे पर हल्का सा मारा। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि किसी रोल के तुम ऑडिशन देने गई थी, उसका क्या हुआ? अमायरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो तो मुझे ही मिलना है और उसकी शूटिंग भी कल से शुरू हो जाएगी। अभिमन्यु ने कहा, ये हुई ना बात। अमायरा ने उसे उठाते हुए कहा, चलो अब काफी देर हो गई है। कहते हुए वो खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने कहा, चलो फिर तुम्हें ऑफिस ले चलूं। कहते हुए उसने भी वहां रखे पेज सपेट कर उठाया और बैग में डालने लगा। अमायरा ने कहा, नहीं मुझे जरूरी काम है, इसलिए तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। अभिमन्यु ने कहा, ओके। कहते हुए उसने अपने बैग को कंधे पर डाला और अमायरा के साथ चल दिया। ए ग्रुप बड़े बड़े अक्षर में एक बिल्डिंग में लिखे हुए थे। उसी बिल्डिंग के नीचे एक काली कार आकर रुकी। अपने हाथ में एक बैग लिए अगस्त्य कार का गेट खोलकर बाहर निकला और बिल्डिंग को ऊपर से नीचे देखने लगा। इस बिल्डिंग को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बिल्डिंग वो पूरे 10 साल बाद देख रहा था। उसकी मेहनत से खड़ी की गई ये बिल्डिंग सिर्फ कंपनी नहीं थी, उसका सपना था। वो वैसे ही खड़ा उस बिल्डिंग को देखता ही रहता अगर कोई उसे आवाज नहीं लगाता। आवाज सुनकर अगस्त्य होश में आया और सामने देखा तो एक लड़का खड़ा था, फॉर्मल कपड़ों में। अगस्त्य का कोई जवाब न पाकर उसने दोबारा कहा, सर, अंदर नहीं चलना क्या? अगस्त्य ने उस लड़के को एक नजर देखा और कदम आगे बढ़ा दिया। उसकी आंखें जो अभी थोड़ी देर पहले नम थी वो उस लड़के को देखकर गुस्से से भर गई। वो तेज कदमों से बिल्डिंग में बने लिफ्ट में गया और उसके एक बटन को दबाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकी तो वो लिफ्ट से बाहर आया और अपने कैबिन में आ गया। कैबिन में आकर उसका चेहरा नम पड़ गया। इतने सालों बाद ये सब वैसे का वैसे देखकर उसका दिल सुकून महसूस कर रहा था। वो पूरे ऑफिस को देखते और छूते हुए अपनी कुर्सी के पास आ गया। वो उसके ऊपरी हिस्से को पकड़कर खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर कुर्सी के पीछे लगे आईने पर नजर गई। उसने आईने में खुद को देखकर कहा, इस जन्म में मैं हर एक हिस्से का बदला लूंगा, हर किसी से लेकर रहूंगा। इस समय उसकी आंखों में गुस्सा दहल रहा था। वो अभी गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसके फोन में की घंटी बजी, उसने नजरें आईने से फेरकर जेब से फोन निकाला और उसे उठाकर कान में लगाते हुए कहा, हेलो। कहते हुए उसने अपने हाथ से बैग टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। सामने से एक प्यारी सी आवाज आई, जी हम घर पहुंच गए हैं। आवाज सुनते ही अगस्त्य ने धीरे से कहा, अच्छा सिया। फोन सिया का ही था, सके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों ही शांत कान फोन में लगाए हुए थे। तभी सामने से सिया ने कहा, मम्मी बुला रही है, मैं फोन रखती हूँ।
कहकर उसने फोन काट दिया। सिया की बात सुनकर अगस्त्य ने मुस्कुराकर फोन रख दिया। तभी उसके गेट पर नॉक हुआ। उसने नजर उठाकर देखा, उसके कैबिन के गेट वाली दीवार के उस पार हम अंदर से उस पार दिखाई देता था। अगस्त्य को उस पार वही लड़का नजर आया जो उसे बिल्डिंग के बाहर मिला था। उसे देखकर उसने दंती पिसते हुए खुद से कहा, असिस्टेंट तन्मय, तेज आवाज में अंदर आ जाओ। कहते हुए उसने बैग खोला और उसमें से फाइल निकालने लगा। अगस्त्य की आवाज सुनकर तन्मय ने गेट खोला और अंदर आ गया। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर कहा, सर ये रहा आज का शेड्यूल। कहते हुए उसने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। अगस्त्य ने पूरी फाइल को देखा, फिर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, ये मीटिंग कैंसिल कर दो और उन्हें फोन करके कह दो कि हम उसके साथ कंट्रैक्ट नहीं करना चाहते। तन्मय ने हैरान होकर कहा, लेकिन सर ये करोड़ों की मीटिंग है, उसके साथ कंट्रैक्ट कैंसिल करना हमें नुकसान होगा। अगस्त्य ने फाइल बंद करते हुए कहा, और मिस्टर कपूर की फाइल लेकर आओ। उसने तन्मय की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। तन्मय ने अगस्त्य से फाइल लेते हुए कहा, सर ये कंट्रैक्ट। अगस्त्य ने तन्मय की बात पर ध्यान नहीं दिया और टेबल पर रखी फाइल को देखने लगा। तन्मय समझ गया उसकी बात का जवाब नहीं मिलने वाला, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो चुपचाप वहां से जाने लगा तो अगस्त्य ने कहा, और हाँ, पिछले 2 पहले की अकाउंट की फाइलें भेजो। तन्मय ने पलटकर उसे देखा और वहां से चला गया। उसके जाते ही फाइल ने अपने फोन को उठाया और एक नंबर मिला दिया। सामने वाले ने फोन उठाया तो अगस्त्य ने कहा, हेलो मिस्टर कपूर, हमें आपके साथ डील करनी है। जी, आज दोपहर में लंच साथ में ही करते हैं। ओके, आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा। कहते हुए उसने फोन रख दिया। आज का दिन पूरा ऑफिस में और फिर दोपहर में मिस्टर कपूर के साथ मीटिंग में निकल गया। वो ऑफिस में आज सारे काम को अच्छे से देख रहा था। वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था और इस कंपनी में उसे चंद लोगों से ही उम्मीद थी, क्योंकि उसके असिस्टेंट से लेकर उसका भाई ही गद्दार था, तो उसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत थी। इसलिए वो हर डील, अकाउंट्स को अच्छे से चेक कर रहा था। उसे ये सब करते हुए काफी रात गुजर गई थी, इसलिए वो रात में ही घर में पहुंचा और बिना खाना खाए ही सो गया। उसकी नींद सुबह तब जाकर खुली जब जगदीश उसे खुद उठाने आए। उसने जब घड़ी की तरफ देखा तो अभी 9 बज रहे थे। उसने जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। उसे आज जरूरी काम था। वो ऑफिस आते ही मीटिंग रूम में आ गया और जहां सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम पूरे कमरे में मौजूद कुर्सियां एक ग्रुप के कुछ चुनिंदा एम्प्लॉय से भरी हुई थी, सिर्फ एक को छोड़कर जिसके आने का इंतजार वो सब कर रहे थे, और वो था उनका बॉस अगस्त्य, जिसका अभी सुबह के 10:30 कोई अता पता ही नहीं था, जिस वजह से वो सब आपस में बातें कर रहे थे। इन्हीं चुनिंदा एम्प्लॉय में से एक था अभिमन्यु, जो बड़ी शान से बैठा हुआ था। उन सबको काफी देर हो गई थी, जिस वजह से वो जाए या यही रुके के बीच में झूल रहे थे। तभी एक लड़की ने अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा, अभिमन्यु सर, बॉस अभी तक क्यों नहीं आए? अभिमन्यु ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, आ जाएंगे, कोई नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, क्या पता कोई अच्छी खबर मिले। वो जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। उसे खुद भी अगस्त्य की खबर नहीं थी। वो हमेशा की तरह नाश्ता करके निकल आया था। तभी रूम के शोरगुल के साथ रूम का गेट खुलने की आवाज आई। आवाज जैसे ही सबके कानों में पड़ी, सबकी गर्दन एक साथ गेट की तरफ घूम गई और सब खड़े होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गेट खोलने पर तन्मय को अंदर आता देख सब निराशा से बैठ गए। अभिमन्यु की नजर तन्मय पर गई तो उसकी भन्हें उठ गई और तन्मय घूमकर अगस्त्य की कुर्सी के पीछे जाने लगा। तभी उसकी नजर अभिमन्यु पर गई तो वो जल्दी से उसके पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग सर। जवाब में अभिमन्यु भी मुस्कुरा दिया और बोला, हम सबको यहाँ बुलाकर बॉस कहाँ रह गए हैं। उसकी बात सुनकर सब एम्प्लॉय की नजर तन्मय पर चली गई। तन्मय ने सबको अपनी ओर देखकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बुरी खबर है। ये बात सुनकर एक एम्प्लॉय ने कहा, क्या खबर है? तन्मय ने कहा, कल बॉस ने हमें इस साल की सबसे बड़ी डील सर ने कल करने से मना कर दी। उन्होंने मुझे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके डील कैंसिल करने के लिए कह दिया। तन्मय की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। तभी एक ने कहा, वो जो विजय सर की कंपनी के साथ होने वाली थी? तन्मय ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु तन्मय की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? इस डील के लिए हम सबने बहुत मेहनत की है, हम उसे हाथ से नहीं जाने दे सकते। सब अभिमन्यु की हाँ में हाँ मिलाने लगे। तन्मय ने भी कहा, हाँ सर, पता नहीं बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है। अभिमन्यु ने कहा, तो तुमने डील कैंसिल के लिए कॉल कर दिया? तन्मय ने न में गर्दन हिलाकर कहा,
मैंने बस कल की मीटिंग स्थगित करने को कह दिया है। बस अब बॉस को मानना है। ये डील नहीं छोड़ सकते, ये बहुत बड़ी डील है। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले सबके कानों में तालियों की आवाज सुनाई पड़ी। सबकी गर्दन अपने आप आवाज की दिशा में घूम गई। तालियां गेट के पास खड़े अगस्त्य बजा रहा था। वो ताली बजाते हुए कमरे में अंदर आने लगा। उसे देखकर सब अपनी अपनी कुर्सियां से खड़े हो गए। सबके चेहरे का रंग इस समय उड़ा हुआ था। अगस्त्य का मुस्कुराता चेहरा सबकी सांसें रोके बैठा था। लेकिन अगस्त्य खाली कुर्सी के सामने आया और ठीक तन्मय के सामने खड़े होते हुए बोला, ऐसा लगता है इस कंपनी के बॉस के अलावा भी किसी और को भी फिक्र है कंपनी की। तन्मय ने सफाई देते हुए कहा, सर मैंने तो बस। तभी अगस्त्य ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। कहते हुए उसने जेब से एक पेपर निकाला और उसे तन्मय के सामने कर दिया। तन्मय ने देखा ये पेपर तय किया हुआ था। अगस्त्य ने उसे सोचते देखा तो कहा, ले लो। अगस्त्य के दोबारा कहने पर उसने पेपर लिया और एक नज़र सबकी तरफ देखकर पेपर खोल दिया। पेपर खोलते ही उसकी नज़र उसमें लिखे शब्दों पर गई। उसने नज़र उठाकर अगस्त्य को देखा तो अगस्त्य ने कहा, ये ऑफिशियल प्रूफ है कि विजय और ए ग्रुप की डील कैंसिल हो गई है। कहते हुए उसने पेपर तन्मय के हाथ ले लिया। अगस्त्य की बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, लेकिन भाई विजय की कंपनी से डील कैंसिल होने से तो हमारी सारी मेहनत बेकार ही मानी जाएगी। अगस्त्य ने गर्दन उसकी तरफ करते हुए कहा, ये किसने कहा तुमसे? अभिमन्यु ने कहा, भाई वो बड़ी कंपनी है, वो हमसे डील नहीं करेंगे तो उन्हें दूसरी कंपनी मिल जाएगी, पर हमारा और उनका मेल नहीं है। हमें दूसरी कंपनी को मनाने में मेहनत लगेगी, नुकसान हुआ तो उसकी कोई गारंटी नहीं। अगस्त्य ने कहा, मैं लेता हूं गारंटी और मीटिंग आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको एक खबर देना चाहता हूं। ये कहते हुए वो सीधा खड़ा हो गया और सबकी तरफ गर्दन कर दी। तन्मय ने अगस्त्य के पलटते ही ठंडी सांस ली। अगस्त्य ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, और नई खबर यह है कि हमारी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया है जो मेरे असिस्टेंट का काम संभालेगा, अनुभव। कहते हुए उसने गेट की तरफ इशारा कर दिया। अगस्त्य की बात सुनकर सब गेट की तरफ देखने लगे, जहां एक टी शर्ट और जीन्स में लड़का अनुभव खड़ा था। उसके बाल हल्के बिखरे थे जो माथे पर आ रहे थे। उसके कान में एक छोटी सी बाली थी और आंखों पर गोल चश्मा। इस समय सब उसे घूर रहे थे जिस वजह से वो थोड़ा असहज हो रहा था। अगस्त्य ने उसे इशारे से उसके पास आने के लिए तो वो अगस्त्य की तरफ बढ़ गया। सबने एक नज़र पहले अभिनव को देखा, फिर सबकी नज़र तन्मय पर चली गई, जो उन सबके ज्यादा हैरान था। तभी एक एम्प्लॉय ने कहा, लेकिन सर वो तो तन्मय है ना आपका असिस्टेंट? अगस्त्य ने गर्दन उठाकर तन्मय को देखा और कहा, तन्मय को बहुत काम रहता है, जिस कारण वो कुछ काम भूल भी ज्यादा है, अधूरा भी छोड़ देता है और कभी कभी तो छुट्टी भी करता है, क्योंकि हर दूसरे दिन उसके परिवार में कोई न कोई बीमार रहता है। इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे दी, अब वो आराम से सब निपटा सकता है। कहकर उसने नजर उस एम्प्लॉय पर घुमाई तो उसने मुंह बंद कर दिया और तन्मय के होश उठा दिए। अब सब बस तन्मय के चेहरे की तरफ देख रहे थे, पर अगस्त्य ने ध्यान नहीं दिया और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हम अब अपनी मीटिंग शुरू कर सकते हैं। तभी उसने तन्मय को देखा तो कहा, तन्मय अनुभव तुम्हारी जगह लेगा, इसका मतलब उसको तुम्हारी टेबल की जरूरत भी पड़ेगी। कहते हुए उसने घूरा तो तन्मय समझ गया वो उसे उस मीटिंग से जाने के लिए कह रहा था। ये बात सुनकर सब एम्प्लॉय उसे ही देख रहे थे, जिस वजह से वो वहां से जल्दी से चला गया। अगस्त्य ने तन्मय को एक नज़र जाते देखा, फिर सबकी तरफ देखकर कहा, मीटिंग शुरू करते हैं। कहते हुए उसने अनुभव को इशारा किया तो अनुभव ने एक पेन ड्राइव निकाली और उसकी प्रेजेंटेशन को शो करने लगा। सब लोग चुप थे, सबकी नज़रें सामने थी। ऐसे ही मीटिंग चलती रही और कुछ देर बाद खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होते ही अगस्त्य उठकर वहां से चला गया। वो जैसे ही अपने कैबिन के गेट के पास पहुंचा, उसकी नज़र गेट पर खड़े तन्मय पर गई। तन्मय ने अगस्त्य को देखते ही कहा, सॉरी सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। आप भी जानते हैं मेरे परिवार का मैं एक हुए कमाने वाला हूँ। प्लीज सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगस्त्य ने तन्मय को देखकर अपनी भन्हें उठाते हुए कहा, कैसा नहीं होगा? ऐसा कि तुम मेरे दिए ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे, या ऐसा कि तुम पूरे ऑफिस में इस कमरे में हुई बातें बता दोगे? तन्मय हैरान हो गया। अगस्त्य ने कहा, पता तो बहुत पहले से था, लेकिन तुम्हारे परिवार के बारे में सोचकर चुप था। लेकिन तुम हाल ही में मुझे पता चला कि तुम्हारे परिवार में तो बस तुम ही हो। तन्मय अब और भी हैरान हो गया। उसने ये बात अगस्त्य क्या किसी को भी नहीं बताई थी। तन्मय ने एक और कोशिश करते हुए कहा, सॉरी सर,
प्लीज मुझे नौकरी से मत निकाले, मैं कहाँ जाऊंगा। अगस्त्य तन्मय के करीब चला गया। अगस्त्य ने उसकी शर्ट की जेब से फोन निकालकर कहा, उसी के पास जिसने तुम्हें ये फोन दिया है। कहते हुए उसने फोन तन्मय के हाथ में थमाया और गेट खोलकर तन्मय अपने हाथ में फोन को घूरता रह गया। इसका मतलब अगस्त्य को सब कुछ पता था, लेकिन वो चुप था। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और वहां से हट गया। अगस्त्य तन्मय को अपने कैबिन से जाते देख रहा था। उसे तन्मय के लिए अफसोस हो रहा था। वो उसकी काबिलियत जानता था, लेकिन अपनी काबिलियत के ऊपर वो पैसों को रखता था। अगस्त्य ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपना काम शुरू कर दिया। इधर अगस्त्य के जाते ही अभिमन्यु अपनी सीट से कुछ सोचता हुआ उठने लगा। तभी उसकी नजर अनुभव पर गई, जो अपना सामान उठा रहा था। लेकिन तभी सबने उसे घेर लिया था और उससे बात करने लगे। उसे देखकर वो वहां से चला गया। अनुभव भी कुछ देर रुककर वहां से हटकर अगस्त्य के कैबिन के पास आकर खड़ा हो गया और उसने दस्तक दी। अगस्त्य की आवाज अंदर से आए तो उसने गेट खोला और अगस्त्य के सामने टेबल पर पेन ड्राइव रखकर खड़ा हो गया। अगस्त्य ने उसे देखकर कहा, अनुभव तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए रखने के लिए मेरे और तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए ये सब काम तुम्हें समझना होगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं समझा दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।